नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से दिलचस्प नजारे सामने आ रहे हैं, निष्पक्षता के भी और निष्पक्षता के नए आयाम के भी। अब निष्पक्षता के नए आयाम के बीच में यदि संसद को कसौटी पर रखा जाए तो कसौटी पर रखने की प्रक्रिया में क्या उन पीठासीन अध्यक्ष महोदय को रखा जाए जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जा चुका है, या उन्हें रखा जाए जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस अब तक नहीं आया है। हिंदुस्तान के इतिहास में दोनों सदन के पीठासीन अध्यक्षों के ऊपर, पीठासीन पदाधिकारियों के ऊपर इस तरह का अविश्वास सदन के अंदर कभी नहीं देखा गया। टोका टोकी का दौर भी आसन की तरफ से इसके पहले कभी नहीं देखा गया। खास तौर पर निष्पक्षता के पैरामीटर पर निश्चित तौर पर मौजूदा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बधाई के पात्र हो जाते हैं जब राजनाथ सिंह उसी मुद्दे पर कि कांग्रेस के दौर में सरकारें कैसे गिराई जाती थी राज्यों में, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होती, लेकिन जब प्रियंका गांधी बोलती है और भाजपा के दौर में सरकारें कैसे गिराई जाती है उसका रेफरेंस देती है, उसके बाद संविधान की चर्चा पर फोकस रखने के लिए नसीहत सामने आ जाता है। वाकई इसे ही तो निष्पक्षता कहते हैं। वैसी ही निष्पक्षता जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे समेत संपूर्ण विपक्ष को राज्यसभा में हर दिन देखना पड़ता है, लेकिन निष्पक्षता के इस दौर में जिस घटना का जिक्र राजनाथ सिंह कर रहे थे, राज्य सरकारों की बर्खास्तगी का जिक्र, खासकर एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के संविधान पीठ के मामले के पहले का जिक्र जो कर रहे थे, वो जिक्र आज के दौर में बेमानी इसलिए हो जाता है क्योंकि एसआर बोम्मई मामले ने सरकारों की बर्खास्तगी के मामले में केंद्र सरकारों के हाथ बांध दिए थे, और इस प्रकार हाथ बांधे कि आजाद भारत के इतिहास में बर्खास्त सरकार की बहाली का जो आदेश न्यायपालिका से आया और बर्खास्त मुख्यमंत्री बिना शपथ लिए दोबारा से उसी कार्यकाल को आगे बढ़ाने के लिए सचिवालय पहुंच गया, वो दोनों नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बर्खास्त किए गए मुख्यमंत्री ही तो थे। चाहे अरुणाचल प्रदेश में नाबाम टुकी रहे हो, चाहे उत्तराखंड में हरीश रावत रहे हो, लेकिन बर्खास्तगी का जिक्र करते करते जैसे ही कांग्रेस को लपेटने के लिए राजनाथ सिंह ने जगदंबिका पाल प्रकरण यानी 22 फरवरी 1998 की मध्य रात्रि का जिक्र किया तो शायद राजनाथ सिंह ये भूल गए थे कि उस वक्त सरकार इंद्र कुमार गुजराल की थी, जिसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। लेना देना इसलिए नहीं था क्योंकि नवंबर 1997 में ही, यानी पाल प्रकरण के 3 महीने पहले ही कांग्रेस उस सरकार को गिरा चुकी थी और वो कार्यवाहक सरकार थी। लेकिन तब भी राजनाथ सिंह जिक्र कर रहे थे, बावजूद उसके इन्हें टोका नहीं जा रहा था। टोका तो उन्हें जा रहा था जो पहली बार की माननीय सदस्या बनी थी, प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी ने अपनी पहली स्पीच में जिस प्रकार से समा बांधा लोकसभा के अंदर, उसके बाद अब यह चर्चा लाजमी हो गई है कि पहले तो राहुल गांधी दिखते थे तो नरेंद्र मोदी सदन में कभी कभार दिखते थे। आखिर प्रियंका गांधी को आसन की तरफ से क्यों रोका गया? क्यों उन्हें संविधान पर बात करने के लिए कहा गया? क्या कोई सांसद सदन में पीठासीन अधिकारी से पूछकर, अध्यक्ष के आसन से पूछकर उनकी मर्जी की बात करेगा? इजाजत लेकर पूछकर वो अपने आसन से खड़ा हो सकता है अपनी बात रखने के लिए, लेकिन उसके अंदर कंटेंट क्या होगा, वो किस मुद्दे पर बोलेगा, किस एंगल से बोलेगा, क्या ये पूछने के लिए सदन के अंदर एक नई आचार संहिता आ गई है? पिछले दिनों अभिषेक बनर्जी ने आसन को अच्छा पाठ पढ़ाया था, खासकर तब जब अभिषेक बनर्जी को कहा गया था कि विषय पर बोलिए, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने सीधे सीधे कह दिया कि अभी जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो इस सदन की सदस्य नहीं है उनका जिक्र हो रहा था सत्ता पक्ष के द्वारा, तो आप किसी को नहीं टोक रहे थे। नेहरू का जिक्र होता है तो किसी को नहीं टोकते। तो कहीं ना कहीं आसन को भी अपनी उस मर्यादा और उससे ज्यादा उस आसन पर पूर्व में बैठे हुए लोगों की मर्यादा का ख्याल करना चाहिए, जहां पर सोमनाथ चटर्जी से लेकर जीवी मावलंकर तक एक महान परंपरा रही है लोकसभा अध्यक्ष के पद को सुशोभित करने की। लेकिन इस दरमियान जिस तरह का खेल देखा जा रहा है, सत्ता पक्ष को संरक्षण की बातें अब दबी ढकी नहीं
बल्कि सीधे सीधे सदन में सत्ता पक्ष की ही बात रखने की बात होती है, सत्ता पक्ष की बात को ही वरीयता देने की बात होती है। माइक घुमाने का आरोप राहुल गांधी लगा लेते हैं, कैमरा घुमाने का आरोप भी राहुल गांधी लगा देते हैं, तो उस वक्त कहा जाता है कि टीवी का कंट्रोल नहीं है अपने हाथ में। जिनके हाथ में इस देश की सत्ता का कंट्रोल हो, जिनके कंट्रोल से अपने कार्यकाल से 3 साल ज्यादा ईडी चीफ अपने कार्यकाल अपने पद पर रह जाता हो, जिनके नियंत्रण से सीएजी की रिपोर्ट कभी कभार मार्केट में आना वो भी दुर्लभ हो जाती है, और जिनके नियंत्रण में इस देश का सिस्टम इस कदर छाया हुआ है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के से इस्तीफा देने के बाद, विधानसभा के कार्यकाल के बाद राष्ट्रपति शासन न लगाकर कौन सी व्यवस्था कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तहत चलाई जाती है, वो एक नया सिस्टम, नई रवायत के रूप में सामने आता है। उस सत्ता के द्वारा नियुक्त किए गए आसन पर क्या वाकई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कोई कंट्रोल नहीं होता कि टेलीविजन किसको दिखाएगा? यदि ये कंट्रोल नहीं है तो ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। लेकिन इस कंट्रोल के बीच राजनाथ सिंह जो लोकसभा में सत्ता पक्ष के उपनेता हैं, उन्हें बोलने के लिए, वही तथ्य रखने के लिए नहीं टोका जाना जिस प्रकार के तथ्य प्रियंका गांधी रख रही हैं, और उन्हें टोक दिया जाता है, तो आप अंदेशा लगा सकते हैं कि आखिर सदन किस तरह से चलाया जा रहा है। ओम बिरला का यह दूसरा कार्यकाल है। पहले कार्यकाल में उन्हें एक उपाध्यक्ष तक नसीब नहीं हुआ जो उनके बोझ को हल्का कर सके। दूसरे कार्यकाल में भी 6 महीने बीत गए, उपाध्यक्ष तक नहीं मिला। लेकिन सवाल यह है कि संवैधानिक संस्थाओं की पड़ी किसको है? सवाल यह है संवैधानिक मर्यादाओं की पड़ी किसको है? चर्चा संविधान पर हो रही है, और संविधान पर चर्चा हो रही है तो प्रधानमंत्री प्रयागराज में है। सदन के अंदर प्रधानमंत्री का दर्शन नहीं हो रहा है, वो प्रयागराज में है। ये कौन सी संविधान की चर्चा है कि जिस संविधान की शपथ लेने वाले, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, ऐसी शपथ लेने वाले सदन के नेता सदन में संविधान के ऊपर हो रही बहस के दरमियान सदन से नदारद हो जाएं। यही आज का हिंदुस्तान है, यही अमृतकाल है। और इसी अमृतकाल के दरमियान आप क्या क्या चीजें नहीं देख रहे हैं? अमृतकाल के दरमियान आप ये भी देख रहे हैं कि पटना में एक डीएम बीपीएससी की परीक्षा दे रहे छात्र को थप्पड़ मार देता है। ये ऑन कैमरा आप देख रहे हैं। और इस देश में सिस्टम इस कदर हावी हो गया है कि सदन के अंदर विपक्षी सांसदों के ऊपर जिस प्रकार से 2-4 लोगों की एक पूरी टीम बना दी जाती है, जिसमें एक तो मोहतरमा अभी चुनाव हार गई है, वो अमेठी से अब भूतपूर्व सांसद है, सांसद नहीं रही, और उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं, उनकी जगह भरने के लिए अभी कोई ढंग से का आदमी मिला नहीं बीजेपी को। तो इस दरमियान ही प्रियंका गांधी सदन में पहुंच गई। अब प्रियंका गांधी लोकसभा में बोलेंगी, राहुल गांधी भी बोलेंगे, अडानी मुद्दा भी उठेगा, और अब तो एक ऐसी परिस्थितियों के बीच मुद्दा उठेगा जिन परिस्थितियों में महाराष्ट्र की चुनावी प्रक्रिया को ही विपक्ष संदेह के घेरे में मान रहा है। तो क्या अडानी मुद्दे की तरह उसे भी उठाने की छूट नहीं मिलेगी? क्या संविधान के दायरे में महाराष्ट्र की चुनावी प्रक्रिया पर चर्चा की इजाजत नहीं दी जाएगी? क्या इस देश में राजीव कुमार के आयोग की भूमिका, टीएन शेषन के आयोग की भूमिका के आधी भी नहीं होने के मुद्दे पर चर्चा की इजाजत नहीं दी जाएगी? इन सब सवालों के इर्द गिर्द जब राजनाथ सिंह राज्य सरकारों की बर्खास्तगी का मुद्दा उठा रहे थे, जगदम्बिका पाल प्रकरण का जिक्र कर रहे थे, तो क्या राजनाथ सिंह ये भूल गए थे कि वही जगदम्बिका पाल जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया था भाजपा की सरकार को बर्खास्त करते हुए आधी रात को, वही जगदम्बिका पाल तो आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। वही जगदम्बिका पाल वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर बनी जेपीसी के चेयरमैन है। वही जगदम्बिका पाल आसन पर बैठकर गोरखपुर के सांसद रवि किशन के साथ भोजपुरी वार्तालाप करते हुए एक सुखद संकेत तो देते हैं, लेकिन जगदम्बिका पाल प्रकरण की चर्चा कर राजनाथ सिंह जो सुखद संकेत देने की कोशिश करते हैं, आसन से प्रियंका गांधी के स्पीच के दरमियान उसी मुद्दे पर, सेम विषय के ऊपर जिस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है, वो कहीं से भी निष्पक्षता का, इम्पार्शियलिटी का संकेत देते हुए प्रतीत नहीं होती है। अब आगे आगे देखिए, इस लोकतंत्र में जगदीप धनखड़ को लोग मान रहे हैं कि एक ही जगह चीजें विपक्ष को अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन क्या लोकसभा में अच्छी लग रही है?
निश्चित तौर पर अभिषेक बनर्जी हो, कल्याण बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, दीपेंद्र हुड्डा को जिस प्रकार से पिछले सत्र के दरमियान बैठने के लिए जिस अंदाज में कहा गया, वो अंदाज भी इस देश के लोगों को लोकशाही के अंदाज के बीच एक अलग तरह का अंदाज नजर आया, जिस अंदाज के लिए आसन नहीं जाना जाता। लेकिन आसन और भाषण और उसमें 5 किलो राशन, यही तो व्यवस्था है और इस व्यवस्था का आनंद लीजिए। यही अमृतकाल का अमृत है। अब आप उसे अमृत मानकर ग्रहण करें या विष मानकर ग्रहण करें, आपके ऊपर निर्भर करता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।